कुछ ही घंटों पहले हम ये कार्यक्रम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जबकि चुनाव नतीजे आएंगे। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? जो हवा है कोलकाता की, उसमें आप क्या सूंघ पा रहे हैं? मैं तो कहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। हालांकि बंगाल के आप इतिहास देखेंगे तो 1971 के बाद कभी भी कोई क्लोज फाइट हुआ ही नहीं है बंगाल में। हमेशा 70 सीट, 80 सीट, 100 सीट का डिफरेंस रहा है। पोल स्टार्स जो एग्जिट पोल ने कहा है कि बहुत बड़ा मुकाबला होगा, 2-4 सीट ये आगे होंगे, वो आगे होंगे, लेकिन बंगाल में हमेशा डिवाइसिव पोलिंग हुआ है। मतलब जो पार्टी जीता है उनको 180 190 के ऊपर मिला है आउट ऑफ 294। तृणमूल को कुछ डेवलप करना चाहिए था। उन्होंने एक हाफ हार्टेडली पिछले 4-5 सालों में ये सब नेशनलिज्म को ट्राई किया है कि बंगाली, नॉन बंगाली, ये, लेकिन ये कल्चरली उतना उसका रूट देने का कोशिश नहीं किया जो कि तमिलनाडु में किया गया है। ये तृणमूल का एक बहुत बड़ा चिंता है। ये लेफ्ट से ज्यादा तृणमूल का चिंता है क्योंकि लेफ्ट बिल्कुल। पावर में नहीं है। लेफ्ट बोल रहा है कि उनका बिल्कुल। बढ़ेगा, जी हाँ। मतलब वोट बढ़ेगा या सीट बढ़ेगा। अभी तक जो ग्राउंड लेवल में लेफ्ट का 1-2 लोगों से हमारा बात हुआ जो बूथ मैनेज कर रहा है, उनको ऐसा नहीं लग रहा है। उनके नेताओं को शायद लग रहा है, लेकिन ये बूथ वालों को नहीं लग रहा है कि उनका वोट बढ़ेगा। क्या आप वाकई इसको इतना खतरनाक मानते हैं कि वाकई जो आरएसएस का टोटल कंट्रोल ओवर इंडिया वो बंगाल से ही तय होगा? क्या इतनी बड़ी बात हम कह सकते हैं? सबसे बड़ा जो चीज होगा, आज जो 4-5 हजार के आसपास शाखा है आरएसएस का, वो बढ़ के 40-50 हजार हो जाएगा अगले 5 सालों में। तो आज जो ये लेफ्ट वालों का कहना है कि ये अगर आ जाएगा, मतलब आरएसएस बीजेपी आ जाएगा, तो हमारा फाइट भी तगड़ा होगा, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जब राइट बढ़ा है तो लेफ्ट भी बढ़ा है। ये ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी, और हैरानी आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि चुनाव तो 4 अन्य राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की निगाहें राजनीति से लेकर समाज और आम आदमी तक सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल पर हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये राज्य कितना अहम है, न सिर्फ कि टीएमसी के लिए या उन लोगों के लिए जो पश्चिम बंगाल के वासी हैं, बल्कि पूरे देश के लिए, और खासकर सबसे ज्यादा अहम है बीजेपी के लिए। और इसीलिए उनका जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें से हर ट्रिक को निकाल कर कोशिशें की जा रही है अब तक पिछले कई महीनों से। और मुझे लगता है 1 साल से शुरुआत हो गई थी बीजेपी के लिए कम से कम इस चुनाव की तैयारी की कि कैसे बिना लोगों के वोट दिए भी या कम लोगों के वोट दिए भी इस चुनाव को जीता जाए। सुबह जी जी ये बताइए, हमें पत्रकारिता की तमाम जो किताबें थी उसमें पढ़ाया गया था कि आपको ऑब्जेक्टिव रह के अपना जो ऑब्जेक्ट जिससे आप कवर कर रहे हैं उससे एक दूरी बनाकर कवर करना है। लेकिन जब आंखों तले हम देख रहे हैं कि इतनी नाइंसाफी हो रही है, कुछ दिन रहकर मैंने बंगाल में खुद देखा पूरा एसआईआर का जो, ये मैं कहूंगी एक तरह की त्रासदी है, कि एक ट्रेजेडी है जो बंगाल के लोगों पर हावी की गई है, उनके ऊपर थोपी गई है। उस सब के बाद ये उसी के दौरान ये इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन के दिन भी आप देखिए, दोनों दिन, खासकर दूसरे फेज में, जिस तरह से एक तरह से हिंसा, झड़पें, मारपीट, लाठीचार्ज, क्या क्या नहीं हुआ बंगाल के चुनाव में। ऐसे में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? हमारे दर्शकों से क्या आप बांटेंगे? नहीं, ये तो मार्टिन साहब ने बताया। मेरा हिंदी हालांकि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। आ, देखिए, ये बात तो ये है कि ये एक्सपेक्टेड था। एक तरह से ये तो एक्सपेक्टेड था। करीब 1 साल पहले जो सिचुएशन था उसमें लग रहा था कि आराम से ये तृणमूल कांग्रेस जीत जाएगा। लेकिन पिछले 6 महीने में जिस तरह से बीजेपी ने इसको प्लान किया है, और खासकर इनको पूरा चार्ज जो सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव इन दोनों को दिया है, उनके ऊपर अमित शाह जी है, तो ये इन्होंने 6 महीने में ये एक सुनामी खड़ा कर दिया एक तरह से। तो ये तो एक तरह से मैं तो कहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा प्रिपेयर्ड होना चाहिए था इसके लिए कि ऐसा होगा लास्ट मोमेंट में। लास्ट 6 मंथ्स, 3 महीना या 6 महीने में ऐसा होगा। और ये पिछली बार भी हुआ था, 16 में नहीं हुआ था, 21 में ऐसा हुआ था कि लास्ट 90 days to 180 days, so BJP pull in all their resources and then they build up a, I mean, a big show they put up, and बीजेपी का एक बहुत अहम चीज जो है वो है कि वो विनेबिलिटी प्रोजेक्ट कर सकता है। विनेबिलिटी मतलब वो कि हम जीत गए। ये जो प्रोजेक्शन होता है, ये प्रोजेक्शन ये बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और ये लास्ट टाइम भी किया था। लास्ट टाइम भी हम सब मान के चल रहे थे कि बीजेपी जीत जाएगा। तो इस बार भी सिचुएशन ऐसा है कि लोगों को लग रहा है कि ये तो जीतने ही वाला है। और ये जो हवा यहाँ पे चल रहा है, खासकर शहरी एरिया में,
वैसा एक हवा है शहर में। गांव में मैंने गया नहीं, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि गांव में उतना ज्यादा नहीं है। वही शायद तृणमूल के लिए एक बहुत मतलब प्लस है, एक प्लस पॉइंट है कि उतना हुआ नहीं है। लेकिन बीजेपी यहाँ पे तो एक चारों तरफ से इनको मतलब घेर लिया है। और खासकर जो चीज मुझे पता नहीं है कि तृणमूल एक चीज के लिए कितना प्रिपेयर है, वो है ये जो मातिन साहब ने भी बताया कि ये काउंटिंग जो फेज है, इसमें तो मतलब इससे पहले तो वो लोग इलेक्शन कैसे कराना होता है ये तृणमूल कांग्रेस को पता है। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा फोर्सेस था, सिक्योरिटी था, सब तृणमूल को पता है, इन्होंने इनहेरिट किया है लेफ्ट वालों से कि कैसे इलेक्शन कराया जाता है। लेकिन ये जो फेज है, ये ईवीएम का फेज है। ये तृणमूल थोड़ा सा मुझे लगता है इनका इनका रिलेटिवली वीकर वीकर एरिया है, इनको ठीक से पता नहीं है। तो हालांकि बंगाल के आप इतिहास देखेंगे तो 1971 के बाद कभी भी कोई क्लोज फाइट हुआ ही नहीं है बंगाल में। हमेशा 70 सीट, 80 सीट, 100 सीट का डिफरेंस रहा है। हालांकि परसेंटेज ऑफ वोट्स कांग्रेस और सीपीएम का मतलब थोड़ा सा ही 3-4% का इधर उधर होता था, वो बीजेपी के साथ भी इन लोगों का उतना ही है, मतलब 5 से 10% के बीच लोकसभा और विधानसभा। लेकिन इस बार वो क्या होगा, जैसे कि इन्होंने कहा है, जो पोल स्टार्स, जो एग्जिट पोल ने कहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला होगा, 2-4 सीट ये आगे होंगे, वो आगे होंगे। लेकिन बंगाल में हमेशा डिवाइसिव पोलिंग हुआ है, मतलब जो पार्टी जीता है उनको 180 190 के ऊपर मिला है आउट ऑफ 294। सीपीएम था या लेफ्ट फ्रंट था या तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी है, हमेशा ऐसा रहा। तो वो अगर वैसा नहीं होता है, अगर एक नेक एंड नेक फाइट होता है, तो वो भी एक रिकॉर्ड होगा एक तरह से। ये बिल्कुल। we can say that, but I'm not sure whether it will be a very close contest or a हम्म। divisive contest, but it looks very tough for Trinamool Congress this time. जी हाँ, और मैं आपकी बात से कुछ जो की पॉइंट्स जो मैंने अभी सुने हैं वो दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी। आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी ने चारों तरफ से तृणमूल को घेर लिया है। एक साल पहले तक आपको लग रहा था कि तृणमूल का कोई मुकाबला नहीं है, ये उनके लिए बहुत आसान लड़ाई है। तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि काउंटिंग के लिए ऐसा लगता है कि उतनी तैयार नहीं थी टीएमसी जितना उसको होना चाहिए। और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि काउंटिंग तो काम है इलेक्शन कमीशन का। पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है कि वो चुनाव की तैयारी करें, उन्हें इलेक्शन कमीशन से नहीं लड़ना है। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी बीजेपी से कम लड़ रही हैं, इलेक्शन कमीशन से ज्यादा लड़ रही हैं। जी हाँ, सुभजीत बागची, मुझे बताइए, जो आप जिस चिंता का जिक्र कर रहे हैं वो चिंता हर उस व्यक्ति को है जो भारत का लोकतांत्रिक भविष्य चाहता है, जो ये नहीं चाहता कि भारत में वन पार्टी रूल हो या भारत में ऑपोजिशन का स्पेस खत्म हो जाए। कई बार जब इन चिंताओं को लेकर मैंने टीएमसी से कहा कि बेजमीन पर इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, आप ये बताइए कि इस तरह के बोगस वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं, जो आपके वोटर्स हैं वो डिलीट किए जा रहे हैं और ऐड किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आपको मालूम है कि खुद अभिषेक बनर्जी ने इस बात का पर्दाफाश किया कि उत्तर प्रदेश से लाके वोटर को यहाँ जोड़ा जा रहा है। जब ये बातें मैंने टीएमसी के लोगों से कही तो ऑन द रिकॉर्ड कम ऑफ द रिकॉर्ड उनका ये कहना है कि हमारी जीत का मार्जिन इतना ज़्यादा है कि अगर एसआईआर भी हो जाए, वोटर डिलीशन एडिशन भी हो जाए, और जिस तरह से आप काउंटिंग का जिक्र कर रहे हैं कि उस पर सचेत ना भी रहें, फिर भी हमारी इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी लोकप्रियता है कि इस इलेक्शन को हम जीत पाएंगे। हो सकता है कि हमारा बहुत मार्जिन ना रहे, कम हो जाए, लेकिन इलेक्शन हम फिर भी जीतेंगे। और मैं सवाल में एक और चीज़ जोड़ देना चाहती हूँ, जो मतीन साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया कि बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर निकलकर वोटिंग किया है, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम वोटर जो कि 1/3 वोटर की आबादी है पश्चिम बंगाल में, वो लगभग नहीं बटा है। कोई भी टीएमसी के अलावा लेफ्ट पार्टियों या कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं गया है। दूसरे, एक महत्वपूर्ण बात, जो विमेन का वोट का सेगमेंट है वो भी मुझे लगता है एक तरह से अटूट ही रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंस जो है टीएमसी का, ये मिसप्लेस्ड है या ठीक है, अपने आप में जायज है? ये तो बोलना बहुत डिफिकल्ट है। वो तो ऐसा बोलेगा ही टीएमसी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ाई कर रहा है। तो वो तो ऐसा बोलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक तरह से तो ठीक ही है, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है, इलेक्टोरल रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उनका वोट तो घटा नहीं है। पिछले 15 सालों में टीएमसी का वोट बहुत ज्यादा घटा नहीं है। वो
शुरू में शायद 11 में वो 39% के आसपास थे, तो वो बढ़ते बढ़ते 43-44 के आसपास आ गया, वहां से ऊपर चला गया, 48 हो गया था, अराउंड 48 हो गया था लास्ट इलेक्शन में। तो इनका वोट वो जो 39-40 उनको 2011 में मिला था, उससे नीचे कभी नहीं गया, और वो बढ़ता ही गया पिछले 10-15 सालों में, 10-12% बढ़ गया है, क्योंकि ये पोलराइज्ड इलेक्शन हो रहा है बंगाल में। ये जब बीजेपी आने के बाद ये हिंदू मुस्लिम लाइन पे और बंगाली नॉन बंगाली लाइन पे पोलराइज्ड हो गया सोसाइटी। तो इसमें ये चल रहा है। लेकिन तृणमूल का मुझे जो लगता है कि बीजेपी का जो लक्ष्य होता है वो सिर्फ इलेक्शन जीतने का लक्ष्य नहीं होता है, उनका एक सिविलाइजेशनल एस्पिरेशन है, उनका एक अपना आइडियोलॉजी है। वो अपने आप को एक रूलिंग पार्टी और रेवोल्यूशनरी पार्टी दोनों प्रोजेक्ट करता है, हालांकि राइट विंग रेवोल्यूशनरी, जो कि मैंने पहले भी बताया, ये राइट विंग रेवोल्यूशनरी पार्टी है। वो अपने आप को अपना कार्डर्स को मार्च कराता है, जैसे कि थोड़ा बहुत पहले फर्स्ट 15 ईयर्स सीपीआईएम या लेफ्ट पार्टीज भी कराते थे। तो तृणमूल का ये सब का अंदाजा नहीं है, उनका कोई ऐसा आइडियोलॉजी तो है नहीं। उनका मतलब, जब आप ऐसा एक तगड़ा आइडियोलॉजी वालों से लड़ रहे हैं, जो भी है, आई मीन इनका एक आइडियोलॉजी है, इलेक्शन जीतना उनका एक आइडियोलॉजी, एक मकसद है। उसके साथ साथ इनका एक सॉलिड आइडियोलॉजी भी है, हाँ, जिसके कारण वो बहुत ऐसा कुछ करते हैं जो बाहर से देख के हमको पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों कर रहा है। उनका एक आइडियोलॉजी भी है। तो तृणमूल को कुछ डेवलप करना चाहिए था, उन्होंने एक हाफ हार्टेडली पिछले 4-5 सालों में ये सब नेशनलिज्म को ट्राई किया है कि बंगाली नॉन बंगाली, ये, लेकिन ये कल्चरली उतना उसका रूट देने का कोशिश नहीं किया, जो कि तमिलनाडु में किया गया है। एक कल्चरल मूवमेंट, मतलब कि 100 सालों से बना हुआ है वहां पे, और बढ़ता गया, इसीलिए तमिलनाडु में बीजेपी अभी भी उनका रूट्स उतना तगड़ा नहीं है। लेकिन इनका तो कुछ है नहीं, मतलब आप ये मान के चल सकते कि तृणमूल के आज जो लीडर है, ये कितने सारे लीडर तृणमूल के साथ रहेंगे, और इनका आइडियोलॉजी अगर है तो वे तो, अगर बीजेपी एक मंदिर बनाने का घोषणा करता है तो तृणमूल 10 मंदिर बनाने का घोषणा करता है। ये इस आइडियोलॉजी से आप बीजेपी से नहीं लड़ पाएंगे। ये तृणमूल के अंदर भी लोग समझ पाए हैं, लेकिन इससे तृणमूल, मतलब तृणमूल ये पॉलिसी अपना चेंज करने का कोशिश नहीं किया है। तो हम लोगों को शायद थोड़ा बहुत पता था कि ऐसा एक सिचुएशन एक दिन आएगा, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं था 6 महीने पहले कि इस इलेक्शन में वैसा सिचुएशन हो जाएगा। जब ये जो सुनामी इन्होंने खड़ा कर दिया है, इसको तृणमूल थोड़ा सा तो चिंतित है। और खासकर तृणमूल, जो मुझे लगता है एक चीज में बहुत चिंतित है, कि ये लेफ्ट का जो वोट है, अभी भी उनके पास पिछले इलेक्शन के हिसाब से 5-7% वोट है। ये लेफ्ट के पास रहेगा कि ये थोड़ा बहुत वहां से भी 2-3% फिर से बीजेपी की तरफ चला जाएगा? ये तृणमूल का एक बहुत बड़ा चिंता है। ये लेफ्ट से ज्यादा तृणमूल का चिंता है, क्योंकि लेफ्ट बिल्कुल पावर में नहीं है। लेफ्ट बोल रहा है कि उनका बिल्कुल। बढ़ेगा, जी हाँ। मतलब वोट बढ़ेगा या सीट बढ़ेगा। अभी तक जो ग्राउंड लेवल में लेफ्ट का एक दो लोगों से हमारा बात हुआ, जो बूथ मैनेज कर रहा है, उनको ऐसा नहीं लग रहा है। उनके नेताओं को शायद लग रहा है, लेकिन ये बूथ वालों को नहीं लग रहा है कि उनका वोट बढ़ेगा। उनका हम्म। कहना है कि इस बार और जब मतलब तगड़ा वोटिंग होगा, मतलब लेफ्ट के वोट का तगड़ा स्विच होगा फ्रॉम लेफ्ट टू बीजेपी, तो जो कि पिछला 10 सालों में होते आ रहा है। तो ये सब मिला के, हम्म। ये सब तृणमूल का कैलकुलेशन में उतना नहीं था शायद। तृणमूल ने सोचा था, तृणमूल ने भी लेफ्ट की जी हाँ। तरह सोचा था कि लेफ्ट का वोट लेफ्ट के पास रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा, उससे तृणमूल का एडवांटेज होगा। मुझे नहीं लग रहा है एट दिस पॉइंट कि लेफ्ट का वोट बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब आप दोनों से बिल्कुल आखिरी सवाल, मुझे ये बताइए कि अगर ये सिनेरियो मान के चलते हैं कि बीजेपी अगर ये चुनाव किसी भी तरीके से जीत जाती है, तो मुझे ये बताइए क्या कुछ है बंगाल के पास खोने के लिए? बहुत सारे बंगाली हैं इस वक्त ट्विटर पर लिख रहे हैं, बहुत इमोशनल लंबी लंबी पोस्ट लिख रहे हैं कि बीजेपी जैसी फोर्स बंगाल में कभी नहीं आई, और बंगाल की पहचान, बंगाल की अस्मिता, बंगाल का कल्चर, बंगाल में जो महिलाओं की जगह है, बंगाल का सेक्युलरिज्म, उसकी जो अपनी संस्कृति और सभ्यता खुद बंगालियों की है, वो सब कुछ खतरे में पड़ जाएगी। क्या आप वाकई इसको इतना खतरनाक मानते हैं कि वाकई जो आरएसएस का टोटल कंट्रोल ओवर इंडिया वो बंगाल से ही तय होगा? क्या इतनी बड़ी बात हम कह सकते हैं? देखिए, बंगाल में तो मतलब जो हिंदू रिवाइवलिस्ट आइडियोलॉजी है, वो तो 19th सेंचुरी से बहुत बहुत, मतलब उसका रूट बहुत अंदर चला गया है।
चला गया था एक जमाने में। बंगाल में अभी तक ये लोग क्यों नहीं आ पाया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब इन एवरी पॉलिटिकल सर्कल, बिकॉज इफ यू लुक एट 19th century Bengal, the society was divided. One side was Bengal Renaissance, the other side there was a Hindu revivalist ideology. There were very big stalwarts in Bengal who were like, in the part of that Bengal revivalist ideology. Why they were part of it, uska explanation hai. That's different. लेकिन अब फर्स्ट इलेक्शन अगर आप देखेंगे 1952 का, तो उसमें हिंदू महासभा जनसंघ मिलके 13 आसन उनको मिला था, जो उन्होंने 2021 तक रिपीट नहीं कर पाया। उसके बाद सबसे ज्यादा उनको 77 मिला ये 21 में। तो वो वहां पे क्यों 13 मिला था, और उस वक्त लेफ्ट पार्टीज को 39 मिला था, बहुत ज्यादा नहीं मिला था। लेकिन वहां से दो तरफ जा सकता था, राइट के तरफ या लेफ्ट के तरफ, तो लेफ्ट के तरफ चला गया। दो कारण है इसका। एक है कि हिंदू महासभा का जो हेड था वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा चला गया, निर्मल चैटर्जी, जो कि सोमनाथ चैटर्जी जो हमारे स्पीकर थे लेफ्ट के, उनके पिताजी, वो हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट थे। और जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उनका डेथ हो गया। अगर ये दोनों चीज नहीं होता तो उस वक्त ही शायद अगला इलेक्शन में 57 में ये बढ़ जाता। और दूसरा बात यह कि पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद जो लोग आए ईस्ट पाकिस्तान से, उनको अडॉप्ट कर लिया ये लेफ्ट वालों ने, तो लेफ्ट पार्टीज बढ़ गया है। ये मानना मतलब अगर आप उस वक्त का इन लोगों का कांग्रेस के बीच भी डिबेट देखे, कांग्रेस का जो जो यहाँ के जो लोग थे, विधान चंद्र रे, उन्होंने बोला था कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी का, इनको हमारा नेशनल एंथम बनाना होगा, वंदे मातरम को, जो कि अभी बनने जा रहा है शायद, पता नहीं। और टैगोर को चाहते थे ये मतलब ये पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से भी कांग्रेस के अंदर भी एक राइट और लेफ्ट का डिबेट बहुत तगड़ा था। इन्होंने चिट्ठी लिखा एक दूसरे को, दोनों दोस्त भी थे। तो ये यहाँ पे लेफ्ट, अगर कोई ये सोच के चलता है कि यहाँ पे इनका डेप्थ नहीं है, हालांकि द बिगेस्ट रायट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन इन द रिसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वो तो बंगाल में हुआ है, द टर्न बिल्कुल। ऑफ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बंगाल में ये राइट तो अंदर अंदर हमेशा था। तो अगर आ जाएगा तो ये तो रहेगा, क्योंकि दो तीन चीज होगा। एक तो बीजेपी यहाँ पे थोड़ा सा जो मतलब ये थोड़ा कैश स्ट्रैप्ड है, मतलब उतना कैश दिखता नहीं है जितना आपका बंगलोर में दिखता है, मुंबई में दिखता है, दिल्ली में दिखता है। तो वो कैश थोड़ा पंप होगा, जिससे मिडिल क्लास बहुत खुश हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा, मेट्रो का और लाइन होगा, रास्ता होगा, ये वो होगा। और सबसे बड़ा जो चीज होगा, आज जो 4-5 हजार के आसपास शाखा है आरएसएस का, वो बढ़ के 40-50 हजार हो जाएगा अगले 5 सालों में। तो आज जो ये लेफ्ट वालों का कहना है कि ये अगर आ जाएगा, मतलब आरएसएस बीजेपी आ जाएगा, तो हमारा फाइट भी तगड़ा होगा, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जब राइट बढ़ा है तो लेफ्ट भी बढ़ा है। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर अंदर चला जाएगा, शाखा चला जाएगा, और बंगाली लोग शाखा में सब चले जाएंगे। मैं तो मानता हूँ बंगाली मुसलमान भी चले जाएंगे थोड़ा बहुत। मतलब जो मुसलमान पार्टीज और जो लीडर्स, आप देखिए हुमायूं कबीर का खेल देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। वो पूरे शायद पूरे इंडिया में आपको ऐसा एक लीडर नहीं मिलेगा जो कि इलेक्शन से पहले बोल रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे वोट को पोलराइज करने के लिए। तो ये बंगाल का लीडर्स करेंगे, बंगाल का मुस्लिम बिल्कुल। लीडर्स भी करेंगे। जी हाँ। और पता नहीं क्या होगा, लेकिन इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। लेकिन मुझे बिल्कुल। ये भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे 30-35% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 30% अबाउट, आई थिंक आफ्टर 2011। तो बीजेपी वो सब नहीं करेगा जो कि दूसरे जगह, जहाँ पे 7-8% मुस्लिम है, जहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो जहाँ पे 30% है वहां पे नहीं हो सकता है शायद। बिल्कुल। तो शुभजी जी, वो आपने बहुत उतना मुश्किल एग्रेसिव बातें, भी। जी हाँ, या नहीं होगा इतना तो ये अग्रेसिव, तो वी हैव टू बहुत सी, मुश्किल। वी हैव टू वेट जी एंड हाँ, बहुत वॉच। मुश्किल बातें आपने और बहुत सरलता के साथ इन बातों को कह दिया है। उम्मीद ये करते हैं कि जो भी कुछ हो वो बंगाल के लिए अच्छा हो, जो भी कुछ हो वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा हो, यही उम्मीद करते हैं। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए।